नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, मौके पर पीएम मोदी और वो रिपोर्ट जो हादसे का सबसे बड़ा राज खोल देगी, आज आपके लिए लेकर आया। क्रैश साइट पर पहुंचे पीएम मोदी, तो ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर सब शॉक्ड रह गए, आज ये भी बताऊंगा। प्लेन क्रैश के पहले अंदर क्या हुआ था, हादसे में जिंदा बचे इकलौते शख्स की सबसे बड़ी गवाही आपके लिए लेकर आया हूं। क्रैश हुए प्लेन के पायलट ने आखिरी मैसेज क्या भेजा था, हादसा या साजिश, क्या पता चल गया। हादसे का वो अनदेखा वीडियो भी लाया हूं और एक रहस्यमयी आवाज जो खोल देगी आखिरी 30 सेकंड के गहरे राज, आज आपको देखना चाहिए। प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला है, लेकिन ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या क्या मिला? मिलावटी तेल, गड़बड़ विंग डायरेक्शन, बर्ड हिट, साजिश, पायलट ठीक नहीं था। यानी प्लेन हादसे की वायरल जो वजहें चल रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, उसका पूरा सच बताने वाला चैप्टर भी खोलूंगा। छोटे बच्चे, गर्भवती मां, गर्भवती महिला, बूढ़े मां बाप, प्लेन क्रैश विक्टिम्स की ऐसी दर्दनाक कहानियां जो आपको रुला कर रख देंगी, वो भी लाया हूं। और फिर धमाके पर धमाका। कल रात ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान और मुनीर की नींद उड़ गई है। मलबा, लाशें और वो नया अटैक जिसे देखकर मुनीर से लेकर हाफिज सईद तक को सामने मौत दिखने लगी है, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। लेकिन पहले जल्दी से दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। पंजाब के पठानकोट में एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सेना का हेलीकॉप्टर नंगलपुर इलाके में एक मैदान में उतरा, जिसके बाद देखने वालों का मजमा लग गया। राहत की बात रही कि इस इमरजेंसी लैंडिंग में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि अपाचे हेलीकॉप्टर ने पठानकोट से उड़ान भरी थी, जिसकी थोड़ी देर बाद इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ गई। नोएडा में एक बार फिर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। नोएडा के सफीपुर गांव में डूब क्षेत्र में लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था और पक्के मकान बना लिए थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद नोएडा अथॉरिटी ने बुलडोजर एक्शन लिया और करोड़ों रुपए की जमीन से अवैध कब्जे को हटाया गया। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पर बन रहे कॉरिडोर को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मंदिर की परंपरागत पूजा और व्यवस्था में बदलाव नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सनातन बोर्ड बनाने की भी मांग की। तिरुपति मंदिर कांड के बाद से ही देवकीनंदन ठाकुर मांग करते आ रहे हैं कि कोई भी मंदिर सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए। मंदिर प्रशासन ने 167 कर्मचारियों को निकालने का फैसला किया है। इन कर्मचारियों में 114 मुस्लिम कर्मचारी भी शामिल हैं। मंदिर प्रशासन के मुताबिक निकाले गए कर्मचारियों पर अनुशासनहीनता का आरोप है। किसी को भी धर्म या जाति के आधार पर नहीं निकाला गया। हालांकि इससे पहले मुस्लिम कर्मचारियों को निकालने को लेकर बीजेपी नेता ने आंदोलन की धमकी दी थी। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला का पहला चैप्टर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, मौके पर पीएम मोदी और वो रिपोर्ट जो हादसे का सबसे बड़ा राज खोल देगी। क्रैश साइट पर पहुंचे पीएम मोदी, तो ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर सब शॉक्ड रह गए। प्लेन क्रैश के पहले अंदर क्या हुआ था, हादसे में जिंदा बचे इकलौते शख्स की सबसे बड़ी गवाही सुनाऊंगा। और क्रैश हुए प्लेन के पायलट ने आखिरी मैसेज क्या भेजा था, हादसे का वो अनदेखा वीडियो लाया हूं और एक रहस्यमयी आवाज जो खोल देगी आखिरी 30 सेकंड के राज। सबसे पहले चैप्टर में ये सारी बातें आज आपको बताऊंगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश का आज दूसरा दिन है, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर इतना हाईटेक प्लेन, इतना मॉडर्न प्लेन, इतनी सेफ्टी के बावजूद यह प्लेन अचानक कैसे गिर गया। क्योंकि भाई इसमें सेफ्टी फीचर ना हो ऐसा नहीं था। आज आपको प्लेन हादसे का अनदेखा वीडियो दिखाने जा रहा हूं और एक रहस्यमयी आवाज भी सुनाऊंगा जो इस प्लेन क्रैश के आखिरी 30 सेकंड के गहरे राज खोल के रख देगी। क्योंकि लोग इसी बात से अब तक हैरान हो रहे हैं कि कैसे यह प्लेन रनवे से तो उड़ गया, फिर ऊपर क्यों नहीं गया। बीच में ही आग का गोला बनकर एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को चीरता हुआ टुकड़े टुकड़े कैसे हो गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देखकर शॉक्ड है। आज पीएम खुद क्रैश साइट पर पहुंचे थे। वहां का पूरा मंजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा। एक एक चीज उन्होंने बारीकी से समझी। उनको डिटेल रिपोर्ट बताई गई कि क्या हुआ, कैसे हुआ। एक एक डिटेल जो है वो प्रधानमंत्री ने ली। उन्होंने कल ही मैंने आपको बताया था कि जैसे हादसा हुआ उन्होंने तुरंत अमित शाह से कहा था कि आप पहले तो पहुंचो, और आज पीएम खुद पहुंच गए। क्रैश साइट पर जिस तरह का हाल था वो किसी को भी झकझोर के रख देने वाला। नरेंद्र मोदी आज जिस तरह के दुख में दिख रहे थे,
वो उनके हाव भाव में साफ दिख रहा था। इस प्लेन क्रैश को देखकर पीएम मोदी ने आज एक बड़ा फैसला भी लिया है, जिसके बारे में आज आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज पाठशाला में इस प्लेन क्रैश के गहरे राज खोलने जा रहा हूं, क्योंकि कोई कह रहा है कि इंजन फेल हो गया, कोई कह रहा है कि प्लेन के फ्लैप जो डैने होते हैं, पंख होता है, वो सही पोजीशन में नहीं थे इसलिए नहीं उड़ पाया। कोई कह रहा है ना चिड़िया हिट कर गई, बर्ड हिट कर गई। कोई कह रहा है कि नहीं गर्मी ज्यादा थी इसलिए नहीं टेक ऑफ कर पाया। कोई कह रहा है कि जो तेल भरा गया उसमें गड़बड़ी थी। कोई कह रहा है कि प्लेन तो पुराना था, 12 साल 13 साल का हो गया था प्लेन, 10 साल में तो गाड़ी पुरानी हो जाती है, प्लेन को क्यों नहीं हटाए, प्लेन पुराना था इसलिए ऐसा हो गया। पाठशाला में आज आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा, इन सारी थ्योरीज के बारे में बात करूंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि प्लेन के आखिरी 30 सेकंड में ऐसा क्या हुआ था कि प्लेन उड़ते ही गिर गया, और वो रहस्यमयी आवाज जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो क्या बता रही। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे आज अचानक अहमदाबाद पहुंचे और क्रैश साइट पर जाकर पीएम ने जो मंजर देखा, उस पैसेंजर से मिलकर पीएम ने क्या कहा जो इस हादसे में बच गया, सब कुछ है। पहले उसकी एक झलक देखिए, फिर विस्तार से सब कुछ बताता हूं। मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह हादसा पर्सनल लॉस के जैसा था, क्योंकि आज आप प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए बॉस। ये तस्वीरें देखकर हर कोई शॉक्ड रह गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिनका मतलब मुश्किल से मुश्किल हालत में लोगों ने उन्हें इस तरह से नहीं देखा है जैसे आज वो दिख रहे थे। कार से उतरे और एकदम धीरे धीरे चल रहे थे, कंधे झुके हुए थे, बिल्कुल चेहरा उतरा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी भयंकर संकट के समय भी बिल्कुल चेहरा एकदम उनका तना हुआ रहता है ताकि देश कॉन्फिडेंस में रहे। लेकिन इस घटनाक्रम को देखने के बाद, इस प्लेन क्रैश के बाद, आज ऐसा लगा कि वो भी अंदर से हिल गए थे। और यह तभी होता है जब अंदर से बहुत ज्यादा दुख हो, और इसलिए पब्लिक आज प्रधानमंत्री को देखकर शॉक्ड है कि बाप रे बाप, मोदी जी भी हिल गए हैं इस हादसे को देखकर। इस प्लेन क्रैश में पीएम मोदी को झकझोर कर रख दिया है। पीएम ने कल अमित शाह को अहमदाबाद भेजा था, आज वो खुद अहमदाबाद पहुंच गए। पीएम मोदी करीब 10 मिनट तक हादसे वाली जगह पर मौजूद रहे और इस दौरान उनके चेहरे पर हादसे का दुख साफ नजर आया। पीएम मोदी ने अधिकारियों से जाना कि जब प्लेन गिरा तो उसके बाद हालात कैसे बन गए थे। उन्होंने हॉस्टल की उन इमारतों को भी देखा जिनमें प्लेन क्रैश के बाद आग लग गई थी। हादसे वाली जगह का दौरा करने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज अहमदाबाद में हादसे वाली जगह का दौरा किया, तबाही का मंजर दुखद है। अधिकारियों और टीम से मुलाकात की जो हादसे के बाद बिना रुके बिना थके लगातार राहत के काम में जुटे हैं। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस अकल्पनीय ट्रेजेडी में अपने परिवार वालों को खो दिया है। हादसे वाली जगह का दौरा करने के बाद पीएम मोदी सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां प्लेन क्रैश में घायल लोगों को एडमिट करवाया गया है। पीएम मोदी ने हॉस्पिटल में भर्ती सभी लोगों के पास जा जाकर उनका हाल पूछा, घायलों का हौसला बढ़ाया, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। हादसे में प्लेन में सवार 242 लोगों में सिर्फ एक शख्स जिंदा बच पाया। पीएम मोदी ने हॉस्पिटल में भर्ती इस शख्स से भी मुलाकात की। इस शख्स का नाम रमेश कुमार विश्वास है, जो भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है। उसके नाम में विश्वास है, लेकिन जिस तरह से वो बचा है उसको खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैं कैसे बच गया। पीएम मोदी काफी देर तक रमेश विश्वास के बेड के पास खड़े रहे, उससे बातचीत करते नजर आए। दोनों के बीच करीब 10 मिनट बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने रमेश विश्वास का हाल पूछा, हादसे के बारे में जानकारी ली। सिविल हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, लिखा कि अहमदाबाद में हुए दुखद प्लेन क्रैश के बाद घायल हुए लोगों से मुलाकात की, जिसमें एकमात्र जिंदा बचा व्यक्ति भी शामिल है। उन्हें भरोसा दिलाया कि इस कठिन समय में सरकार उनके और उनके परिवार वालों के साथ है। पूरा देश उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहा है। इस जिंदा बचे पैसेंजर ने पीएम मोदी को क्या बताया, उसके मुताबिक प्लेन के जो 60 सेकंड थे उसमें अंदर क्या चल रहा था, प्लेन के अंदर क्या हुआ था, उसकी गवाही आपको आगे सुनवाऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि क्रैश की वजह को लेकर क्या क्या बातें चल रही।
प्लेन क्रैश को लेकर जितने मुंह उतनी बातें चल रही हैं। हर कोई जानना चाहता कि हुआ कैसे, 60 सेकंड में कैसे गिर गया। और इसलिए तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं, नई नई थ्योरी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चल रही है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि टेक ऑफ के 60 सेकंड और फिर मतलब टेक ऑफ में भी, उसमें भी 30 सेकंड हटा दीजिए क्योंकि थोड़ा तो उठा ही था, तो आखिर के 30 सेकंड के अंदर प्लेन कैसे क्रैश हो सकता है यह लोगों को यकीन नहीं हो रहा। आज आपको प्लेन क्रैश के पीछे की सारी थ्योरीज के बारे में बताऊंगा। प्लेन क्रैश होने से ठीक पहले क्या हुआ था, पायलट ने क्या मैसेज दिया था, वो रहस्यमयी आवाज क्या है जो बहुत बड़ा राज खोल सकती है, क्या इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है क्या। आपको प्लेन के क्रैश होने से ठीक पहले का वो वीडियो दिखाऊंगा जो कई सवालों के जवाब देगा। रहस्यमयी आवाज का राज खोलूंगा क्योंकि प्लेन क्रैश की जितनी चर्चा हो रही है उतनी ही थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। आप देखिए कि प्लेन क्रैश पर एक्सपर्ट्स कौन कौन से सवाल खड़े कर रहे हैं। भाई एक्सपर्ट्स तक पूछ रहे हैं कि इंजन फेल हुआ है या इंजन में माल फंक्शन हुआ था, मतलब कुछ गड़बड़ी हुई थी या पूरा इंजन ही बैठ गया था। प्लेन के विंग्स के फ्लैप क्या ठीक से नहीं खुले हुए थे? गर्म मौसम की वजह से तो ऐसा नहीं है परफॉर्मेंस में कमी आ गई और प्लेन उठ नहीं पाया? क्या प्लेन से कोई पक्षी टकरा गया था? यह भी सवाल पूछा जा रहा है। क्या प्लेन के लैंडिंग गियर में खराबी हो गई थी? लेकिन लैंडिंग गियर का क्या मतलब, अगर वो अंदर नहीं जाएगा तो प्लेन गिर जाएगा। क्या प्लेन के फ्यूल में तो गड़बड़ी नहीं थी? यानी तरह तरह की थ्योरीज उठ रही हैं और तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि प्लेन जो है वो बहुत पुराना था इसलिए गिर गया, 10 साल 12 साल पुराना प्लेन था तो इसको रिटायर क्यों नहीं किया। देखिए, इनमें से कुछ थ्योरी साइंटिफिक भी है जिसके आधार पर लोग कह रहे हैं कि प्लेन क्रैश इस वजह से हुआ होगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर जो थ्योरी सूत्रों के मुताबिक आ रही है वो अपने आप में प्लेन को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है, जिसके मुताबिक प्लेन के स्पीड पकड़ते ही पायलट को तकनीकी खराबी पता चल गई थी। प्लेन टेक ऑफ के लिए जरूरी हाई स्पीड पर तो था और पायलट के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाना संभव नहीं था। टेक ऑफ नहीं करते तो प्लेन रनवे को ओवरशूट कर जाता, क्योंकि भाई जब उन्होंने चेक किया होगा कि भाई अब सब ठीक है, चलो अब ब्रेक हटाते हैं, प्लेन उड़ेगा। अब प्लेन गति पकड़ लिया, अब उनको लास्ट मिनट पर अगर पता भी चला होगा कि कुछ इंजन में गड़बड़ी आ रही है तो रोकेंगे कहां, एकदम धड़धड़ाता निकल जाता प्लेन। तो उन्होंने टेक ऑफ तो कर लिया, नहीं तो प्लेन जो है वो रनवे शूट कर जाता। ऐसा होने पर भी हादसा होना तय था। अब क्या इससे बचने के लिए पायलट ने टेक ऑफ कर लिया था? टेक ऑफ के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की प्लानिंग रही होगी, लेकिन उससे ही पहले प्लेन क्रैश हो गया और पायलट की लास्ट कॉल के आधार पर भी जांच हो रही है। एटीसी को कैप्टन सुमित सबरवाल का जो लास्ट मैसेज था वो ये था कि नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट। बहुत ध्यान से इस लास्ट मैसेज को सुनिए। नो थ्रस्ट यानी जो शक्ति चाहिए प्लेन को और ऊपर ले जाने के लिए वो थ्रस्ट नहीं मिल रहा है। जैसे आप बाइक चलाते हैं, एक्सीलरेटर देते हैं ना बॉस, तभी बाइक भागती है ना। गाड़ी में एक्सीलरेटर दबाते हैं ना पैर से, वो कह रहा है कि हम दे रहे हैं, पावर नहीं मिल रहा है। तो उसमें था कि नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, जो ऑलरेडी पावर है वो भी जा रही है, और अनेबल टू लिफ्ट यानी प्लेन को हम उठा नहीं पा रहे हैं। ये आखिरी 3 लाइनें थी। यानी प्लेन के पायलट को इतना तो पता चल गया था कि प्लेन को पावर नहीं मिल रही, ये उठ नहीं रहा, मामला गड़बड़ा गया है, कांड होने वाला है। लेकिन ये हुआ क्यों? अहमदाबाद प्लेन क्रैश की एक थ्योरी यह भी है कि प्लेन के विंग फ्लैप सही पोजीशन में नहीं थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लेन के आखिरी सेकंड के वीडियो से पता चलता है कि इसके विंग फ्लैप्स टेक ऑफ के लिए सही तरीके से सेट नहीं थे, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। प्लेन के फ्लैप्स प्लेन की उड़ान में मदद करते हैं क्योंकि ये विंग का आकार बदलकर हवा में विमान को उठाने में अहम रोल निभाते हैं। कहा जा रहा है कि जब लैंडिंग गियर अटक गया तो पायलट ने जानबूझकर हवा के खिंचाव को कम करने के लिए फ्लैप को विपरीत दिशा में रखा ताकि हवा का खिंचाव कम हो और विमान को ऊंचाई पर ले जाया जा सके। हो सकता है कि कम ऊंचाई और बहुत ज्यादा हवा के खिंचाव की वजह से फ्लैप फंस गया हो। यह भी हो सकता है कि मल्टीपल सिस्टम फेलियर की वजह से विंग फ्लैप ने काम करना बंद कर दिया हो सकता है कि कॉकपिट से मिलने वाले कमांड पर फ्लैप रिस्पॉन्ड ही न कर पा रहा हो, जिससे विमान को लिफ्ट नहीं मिली और वो क्रैश कर गया। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई चक्का अंदर नहीं गया था, लैंडिंग गियर जिसको कहते हैं, चक्का अंदर नहीं गया। देखिए, कई बार चक्का अंदर जाने के लिए भी समय लेता है प्लेन। अभी तो उड़ा ही था, 60 ही सेकंड हुआ था। लोग अपनी अपनी थ्योरी चला रहे हैं, लेकिन इतना जल्दी लैंडिंग गियर अंदर चला जाए ये भी कोई बहुत जरूरी बात नहीं है कि एकदम नहीं गया तो एकदम भग से गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार बहुत ऊपर जाके लैंडिंग गियर अंदर जाता है। कई बार पायलट उसको थोड़ा ठंडा होने का समय देते हैं, उसके बाद अंदर लेते हैं। तो लैंडिंग गियर वजह हो, कई लोगों को लगता है ये वजह नहीं हो सकती। लेकिन फिर लोग कह रहे हैं कि भाई जो फ्लैप था वो गड़बड़ था क्या, इसके वजह से नहीं उठा।
देखिए, अहमदाबाद में क्रैश हुए बोइंग ड्रीमलाइनर प्लेन के विंग फ्लैप की पोजीशन आप खुद देखिए इस वक्त। यह हादसे के ठीक पहले की तस्वीर है। इसमें विंग फ्लैप, जानकारों का कहना है कि उनको जो वीडियो है उसमें को देख के लग रहा है कि कम खुला हुआ है, जो टेक ऑफ के लिए सही पोजीशन नहीं। अब आपको दिखाते हैं कि टेक ऑफ, लैंडिंग और हवा में क्रूज करते समय प्लेन के विंग फ्लैप की सामान्य तौर पर सही पोजीशन होती क्या है। जरा इसको समझिए, मैं आपको जरा इसको समझाता हूं। यहां पर जरा ये फोटो डालिए, दर्शकों को समझ में आएगा। जरा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो आप क्लियर समझ पाएंगे। देखिए, ये जो अगर आप देखेंगे, जब क्रूज कर रहा है प्लेन, मतलब प्लेन उड़ रहा है, तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं कि यहां पर आपका ये जो फ्लैप है, ये फ्लैप बिल्कुल सीधा है। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये फ्लैप बिल्कुल सीधा है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये स्थिति बनी हुई थी कि ये सीधा था। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि नीचे, देख रहे हैं ये नीचे हो रखा है। अब इसमें क्या होता है, जो हवा आती है वो या टकरा रही है और उसके बाद नीचे जा रही है, तो नीचे से जाके पुश करती है तो आप ऊपर उठता है प्लेन, तो इसलिए फ्लैप को नीचे किया जाता है। यही कहा जा रहा है कि क्या ये प्रॉपर नीचे नहीं हुआ था और इसलिए प्लेन जो है वो ऊपर की तरफ उठ नहीं पाया और ये लैंडिंग के वक्त और नीचे होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या प्लेन का जो फ्लैप होना चाहिए, जिस पोजीशन में होना चाहिए था, उस पोजीशन में नहीं था क्या? यह बड़ा प्रश्न है। लेकिन यह जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं वो तो दूर से देख रहे हैं, उसमें आप नहीं बिल्कुल एकदम जज कर सकते कि सही था या नहीं था। दूसरा, पायलट बहुत अनुभवी थे भाई। जो मेन पायलट थे उनके पास 8000 घंटे का फ्लाइंग आवर का एक्सपीरियंस था, दूसरे के पास 1100 घंटे। पहले वाले मेन पायलट जो हैं वो दूसरे पायलट को ट्रेन करने वाले पायलट थे, कि दूसरों को सिखाते थे कि कैसे उड़ाना है। वो आदमी ऐसी गलती कैसे कर सकता है, लोग पूछ रहे हैं, अगर हुई है ये गलती तो। दूसरी बात, जिस हम बोइंग की बात कर रहे हैं उसमें खुद ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जो आपको तुरंत बताएगा कि मतलब उसमें मैसेज आने लगेगा, बीप 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 बीप, फ्लैप सही नहीं है डायरेक्शन में, फ्लैप सही नहीं है, इस तरह का मैसेज आने लगेगा, या आपको जो भी तरीका हो अलर्ट कर देगा कि ये गलत हो रहा है। तो ये कैसे संभव है बॉस कि ये हो जाएगा? देखिए, इन सब बातों के बीच असल में प्लेन के साथ आखिर के 30 सेकंड में क्या हुआ होगा वो आपको आगे बताऊंगा। पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि आखिर कोई प्लेन टेक ऑफ कैसे करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं होगा कि टेक ऑफ होता कैसे है। कैसे टेक ऑफ करने से पहले, टेक ऑफ करने के दौरान जो ATC होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, वो लगातार पायलट के संपर्क में रहता है भाई। वो खुद मतलब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ी लिया, धप से गाना बजाया, चल दिए गाड़ी चलाते हुए, किसी को पता नहीं है। ATC संपर्क में होता है पायलट के। एक पायलट नहीं होता, देखिए दो पायलट बैठे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये हो गया कि नहीं कंफर्म, ये हो गया कि नहीं कंफर्म, ओके टेक ऑफ। उसके बाद उड़ता है, उसमें भी लगातार ATC कमांड दे रहा होता है। आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, आप देखिए, ये एक मिनट का वीडियो है। इसमें सुनिए कैसे लगातार कम्युनिकेशन होता है टेक ऑफ के वक्त। आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि एक पायलट ने कुछ गलती कर दी और प्लेन धप से नीचे गिर जाएगा। देखिए कैसे पूरा सिस्टम काम करता है टेक ऑफ के समय। सुनिए। 47 kilo, the wind is 240 degrees, 20 knots, runway 13, correction 31 left, clear for takeoff. I've got a VFR traffic inbound to Yas. He'll be well clear from both runway center lines, 500 feet and below. Okay, that's completed for 7 kilo, thank you. Okay, so take off? Yes. Yeah, ready, so park and brake, off, take off. Tower South ADB6 request to change frequency 12195 ADB6. ADB6 contact 121.95. Manflex, SRS runway, auto thrust, blue, Check. Trust set. check. Fire 12 standby. Stay fire 12. 100 knots. Checked. At 8484 radius 3.31 left. 84 Echo, Abu Tower South, the Echo 15 line up and wait, runway 31 left. Line up and wait, runway 31 left, very hard, 8484. Leader 10. आप देख रहे हैं ये वीडियो आपको इसलिए दिखाया क्योंकि जो लोग कभी कॉकपिट में बैठे नहीं है, पीछे बैठते हैं, उनको पता भी नहीं कि पायलट कैसे काम करता है, कॉकपिट में क्या होता है,
वो भी ज्ञान दे रहे हैं कि पायलट ठीक नहीं रहा होगा, ये नहीं पता होगा, वो नहीं पता होगा। बॉस, मतलब दुनिया का सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है प्लेन में सफर करना। वो ऐसे नहीं माना जाता। दुनिया में हजारों प्लेन रोज उड़ते हैं, कोई हादसा नहीं होता। इसलिए क्योंकि अलग अलग लेयर पे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे को चीजें बता रहे होते हैं। और जब ये प्लेन उड़ रहा है, आप देख रहे हैं, तब भी प्लेन हवा में गया है, तब भी एटीसी बात कर रहा है। तो जो प्लेन क्रैश हुआ है उससे भी लगातार बातचीत चल रही होगी। आप इस बात को भी समझिए कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पायलट ने मेडे कॉल के साथ नो पावर का कमांड दिया था। यानी दोनों इंजन ने शायद काम करना बंद कर दिया था। इंजन के ब्लेड और बेरिंग में खराबी से इंजन फेल हो सकते हैं। इंजन फेल होने से विमान में पावर सप्लाई की प्रॉब्लम आती है। बोइंग 787 प्लेन को पावर थ्रस्ट नहीं मिल रहा था। अब यही जांच करना है कि क्या दोनों इंजन एक साथ कोलैप्स कर गए थे, और अगर यह हुआ तो हुआ कैसे। वैसे पायलट एक इंजन से भी विमान उड़ाने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब पावर सप्लाई ही खत्म हो जाती है तो लैंडिंग के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और अहमदाबाद में तो प्लेन लैंड भी नहीं कर पाया। वैसे एक्सपर्ट्स इस बात की आशंका भी जता रहे हैं कि प्लेन के फ्यूल में गड़बड़ी हो सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मिलावटी फ्यूल या मिस फ्यूलिंग की वजह से भी इंजन फेल हो जाता है। फ्यूल में पानी, मलबा, छोटे जीवाणु होने से फिल्टर, इंजेक्टर और ऑयल लाइंस ब्लॉक हो सकती है। ऐसा होने पर इंजन तक फ्यूल की सप्लाई प्रभावित हो जाती है। इसकी वजह से इंजन के टरबाइन काम करना बंद कर देते हैं। टरबाइन ही फ्यूल से मैकेनिकल एनर्जी बनाकर विमान को देते हैं। लेकिन यह भी हुआ है या नहीं हुआ, यह किसी को नहीं पता। प्लेन के अंदर जो ईंधन भरा जाता है उसकी भी प्रक्रिया इस तरह से बनाई गई है कि उसमें कोई आसानी से भूल नहीं हो सकती। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा अगर कोई कंटेमिनेटेड फ्यूल अंदर चला गया। लेकिन प्लेन का इंजन फेल होने की जो थ्योरी चल रही है उसके पीछे तगड़ी वजहें बताई जा रही है। अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश का सबसे लेटेस्ट और क्लियर वीडियो आपको दिखाता हूं। इससे आपको पता चलेगा कि टेक ऑफ के फौरन बाद क्या हुआ था। इस वीडियो में प्लेन की आवाज और क्रैश होने के बाद धमाके की आवाज भी सुनी जा सकती है। कल तक जो आप वीडियो देख रहे थे वो किसी स्क्रीन से रिकॉर्डेड वीडियो था, तो वीडियो दिखता था, आवाज क्या नहीं सुनाई दे रहा था। लेकिन इस वीडियो में जो आवाज है उसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक बार ये नया लेटेस्ट वीडियो देखिए उस वक्त जो हुआ था। अब ये वीडियो कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत अहम वीडियो है। इस वीडियो से प्लेन क्रैश की एक थ्योरी निकल के सामने आ रही है। आपको उसके बारे में बताऊंगा। पहले क्रैश से ठीक पहले प्लेन की एक आवाज जो आ रही है उसे गौर से सुनिए। इस आवाज को ध्यान से सुनिए क्योंकि इसमें कई सारे क्लू मिल सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का दावा है। एक बार ये वीडियो फिर से देखिए। और इसमें जब प्लेन क्रॉस होता है, धमाके के वक्त तक नहीं, जब प्लेन क्रॉस हो रहा है तब सुनिएगा एक बड़ी घों करके आवाज आ रही है। जैसा कई बार ड्रोन उड़ता है ना, तो बहुत तेजी से जब पंखा घूमता है कोई छोटा सा, तो आवाज आती है घों करके। उस तरह की एक घों करके आवाज आ रही है। जरा एक बार उसको सुनिए, फिर आपको बताता हूं ये आवाज क्या हो सकती है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। गौर किया आपने? अमूमन प्लेन उड़ता है तो इस तरह की आवाज नहीं आती, ऐसा एक्सपर्ट्स का दावा है। क्रैश से पहले प्लेन की आवाज कुछ अलग सी थी, जो प्लेन की सामान्य आवाज जैसी नहीं थी। और यह आवाज क्यों आ रही थी उसके बारे में एविएशन एक्सपर्ट्स का दावा है कि शायद प्लेन का रैम एयर टरबाइन एक्टिवेट हो गया था। बोइंग ड्रीमलाइनर प्लेन में 2 इंजन लगे हुए थे। रैम एयर टरबाइन, जिसे रैट कहते हैं टेक्निकल टर्म में, इंजन फेल होने पर एक्टिव होता है। रैम एयर टरबाइन एक छोटा प्रोपेलर होता है जो प्लेन में को इमरजेंसी में पावर थ्रस्ट देता है। रैट एक्टिव होने का मतलब है कि दोनों इंजन फेल हो गए थे। इसी वजह से पायलट ने मेडे का सिग्नल दिया था। और जब यह रैट निकलता है
तो इसी तरह की आवाज आती है। ये देखिए जो आप पीछे देख रहे हैं, ये छोटा सा पंखा चक्रगिन्नी की तरह घूम रहा है, इसको कहते हैं रैट, रैम एयर टरबाइन। ये जब घूमता है तो वो जो घों आवाज आप सुन रहे थे उसी तरह की आवाज आती है, और ये सपोर्ट करता है जब दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो जो वीडियो मैंने आपको अभी दिखाया उसमें जो घों आवाज आ रही है वो ये बताती है कि शायद रैट बाहर आ चुका था, क्योंकि दोनों इंजन फेल हो गए थे। क्रैश से पहले प्लेन की आवाज जो आपने सुनी थी वो शायद इसी रैम एयर टरबाइन की थी। रैम एयर टरबाइन प्लेन के पिछले पहिए के पास लगा होता है और इस टरबाइन से प्लेन के इमरजेंसी में उसे एनर्जी दी जाती है। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि रैम एयर टरबाइन के एक्टिव होने का मतलब है कि प्लेन का इंजन फेल हो चुका था, इंजन को पावर नहीं मिल पा रही थी। रैम एयर टरबाइन की मदद से पहले भी कई बार प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग कराई जा चुकी है। कल क्यों नहीं हो पाई, यह अलग प्रश्न है, लेकिन आप तस्वीर देखिए, यह जापान एयरलाइन का एक पैसेंजर प्लेन रैम एयर टरबाइन की मदद से लैंड हो रहा है। लैंड होते समय आप इस प्लेन की भी आवाज सुनिए। जब आप इस वीडियो को देखेंगे और आवाज को सुनेंगे, जो आवाज आप इस वीडियो में सुनेंगे वही आवाज आपको लगेगा कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पहले उस प्लेन से भी आ रही थी। जरा इसको सुनिए एक बार। सुना आपने, इसमें भी जैसे छोटा पंखा बहुत तेजी से घूमता है वैसी गौं आवाज आ रही है, सेम वैसी ही जैसे आपको सुनाई दी थी जो अभी मैं आपको वीडियो दिखा रहा था। एक बार अब अहमदाबाद वाला वीडियो दिखाइए एक बार फिर से, जिसमें वो आवाज आ रही थी। फिर मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा। अब दोनों आवाज को मैच करके देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि वही आवाज जो अभी आपने इसमें सुनी वही आपको अहमदाबाद में भी सुनाई दे रही थी या उस हादसे के वक्त सुनाई दे रही थी या नहीं। एक बार सुनिए जरा उसको। आप देख रहे हैं दोनों आवाज मैच हो रही है, और इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसका मतलब इसमें भी रैट एक्टिवेट हो चुका था। हालांकि वो बात सही है या नहीं ये जांच में पता चलेगी। इसी तरह से एक और वीडियो देखिए जिसमें प्लेन लैंडिंग के समय रैम एयर टरबाइन एक्टिव था और लैंडिंग के समय टरबाइन की आवाज भी सुनाई दे रही है। इसी तरह का एक और वीडियो देखिए। अच्छा, उसको बाद में आपको सुनाऊंगा। लेकिन अब प्रश्न यह भी है कि अगर रैट एक्टिवेट हुआ था जैसा कुछ एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं, तो भी प्लेन को थ्रस्ट क्यों नहीं मिला और वो जो है वो ढंग से लैंड क्यों नहीं कर पाया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के वीडियो से कई बातों का पता चल रहा है, जैसे प्लेन के कई टुकड़े हो गए थे, और इन पार्ट्स को देखकर ही एविएशन एक्सपर्ट्स इस बात पर की भी आशंका जता रहे हैं कि प्लेन में हो सकता है मल्टीपल सिस्टम फेलियर हो गया। प्लेन का लैंडिंग गियर बाहर निकला हुआ है। सामान्य तौर पर विमानों में ऐसा नहीं होता, टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के बाद लैंडिंग गियर अंदर चले जाते हैं, लेकिन अहमदाबाद में बोइंग प्लेन में ऐसा नहीं हुआ। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पावर फेलियर की वजह से हो सकता है हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया और इसी वजह से प्लेन में मल्टीपल सिस्टम फेलियर हो गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भाई एकदम तुरंत चक्का अंदर चला जाए, ये कोई बहुत जरूरी बात नहीं। तो अलग अलग थ्योरी चल रही है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में एक थ्योरी यह भी आ रही है कि प्लेन से कोई पक्षी टकरा गया होगा। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अहमदाबाद में पिछले 5 साल में प्लेन से बर्ड हिट की 462 घटनाएं हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर घटनाएं अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास हुई हैं। इन आंकड़ों के आधार पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या प्लेन से कोई पक्षी टकरा गया था जिसके कारण प्लेन टेक ऑफ से पहले ही क्रैश हो गया। हालांकि इस थ्योरी में भी दम नहीं दिखता, क्योंकि अगर प्लेन से पक्षी भी टकराएगा तो कुछ हलचल तो होगी, पायलट को पता तो चलेगा, टकराने के बाद कुछ धुआं तो निकलेगा। ऐसा थोड़ी है कि पक्षी टकराया प्लेन धप गिर गया। 30 सेकंड में प्लेन थोड़ी जमीन पे क्रैश हो जाएगा कि पक्षी टकराया और धप से नीचे चला गया। और एटीसी भी देखता है भाई कि वहां पक्षी उड़ रहे हैं नहीं उड़ रहे हैं, उसके बाद बोलता है कि चलो टेक ऑफ कर लो। तो यह थ्योरी भी बहुत लोगों को सही नहीं लग रही कि भाई पक्षी टकराया हो। प्लेन क्रैश क्यों हुआ, इसको लेकर एक और थ्योरी टेम्परेचर को लेकर चल रही है कि तापमान और प्रेशर भी वजह हो सकता है। कहा जा रहा है कि अहमदाबाद में गर्मी ज्यादा थी कल, इसलिए प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाए। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। कल अहमदाबाद में 100 फ़ारेनहाइट यानी 37-38 डिग्री सेल्सियस का तापमान था।
ज्यादा गर्मी से टेक ऑफ में दिक्कत होती है, इंजन कम थ्रस्ट जनरेट करते हैं, गर्मी में हवा की डेंसिटी कम होती है, प्लेन को लिफ्ट करने में दिक्कत होती है। लेकिन बॉस ये थ्योरी भी सही नहीं लग सकती, क्योंकि तापमान देश के कई इलाकों में बढ़ा हुआ था, लेकिन वहां तो प्लेन आराम से टेक ऑफ हो रहे थे। 37-38 डिग्री तापमान गर्मियों के मौसम में भारत में बहुत सामान्य सी बात है। दिल्ली में तो कल 47-48 डिग्री का मामला था। दिल्ली में भी उसके बावजूद कई बोइंग के विमान टेक ऑफ किए होंगे। तो दिल्ली में 47-48 डिग्री में विमान उड़ जा रहे हैं, अहमदाबाद में नहीं उड़ पा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो टेम्परेचर वाली थ्योरी भी जमती नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विमान बहुत पुराना था, पुराना होने की वजह से विमान में दिक्कत आई होगी और वो इसी वजह से क्रैश हो गया। प्लेन की एज थ्योरी को लेकर जो बातें चल रही हैं उसकी भी सच्चाई आपको बताता हूं। जो प्लेन क्रैश हुआ, जरा आप उसकी उम्र देखिए। लोग कह रहे हैं ना कि भाई अरे पुराना प्लेन था इसलिए गिर गया होगा। प्लेन की उम्र अगर आप देखेंगे, जो क्रैश हुआ बोइंग 787, जो क्रैश हुआ उसकी एज क्या थी? उसकी एज थी 11 साल, मतलब 11 साल पुराना प्लेन था। अभी इसी को देख के लोग कह रहे हैं कि भाई 11 साल पुराना प्लेन था, 10 साल में तो गाड़ी हम लोग बदल देते हैं, 11 साल में प्लेन क्यों नहीं बदले? 11 साल 5 महीने उसकी एज थी। लेकिन जो प्लेन की मैक्सिमम ऑपरेशनल एज होती है, मैक्स ऑफ एज जो प्लेन की होती है कि प्लेन कितने साल तक चल सकता है, वो 40 से 50 साल होती है बॉस। 40 से 50 साल तक प्लेन उड़ते हैं। तो अगर आप 11 साल की उम्र का कोई प्लेन दिख रहे हैं, यानी उसने अपनी 25% का ही उम्र को पूरा किया है। यानी ये कोई बहुत पुराना विमान नहीं था, ऑलमोस्ट नया ही था। खाली नंबर से नहीं होता। अब आप कहिएगा कि कुत्ता जो है वो 12 साल में मान लीजिए मर जाता है, तो इंसान कैसे जिंदा? अरे भाई, इंसान की उम्र अलग है, दूसरे की अलग है। प्लेन आपकी कोई कार नहीं है जो रगड़ कर चलाई जाए तो 5 साल में बहुत खराब हो जाती है, 10 साल में खटारा होने लगती है। ज्यादातर विमान कई साल तक चलते हैं। यह बात अलग है कि उनमें समय समय पर तकनीकी बदलाव किए जाते हैं। विमान महंगे भी आते हैं तो उनका रखरखाव भी उसी हिसाब से होता है। तो इसलिए विमान पुराना था, यह थ्योरी भी यहां पर खत्म हो जाती है कि भाई पुराना प्लेन था इसलिए क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश की किस थ्योरी में कितनी सच्चाई है, अब इसका पता जल्दी ही लग जाएगा, क्योंकि अहमदाबाद में क्रैश हुए बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। सूत्रों के मुताबिक प्लेन मलबे से ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया है। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने ब्लैक बॉक्स मिलने की पुष्टि भी कर दी है, जो इस खौफनाक प्लेन क्रैश की असल वजह से पर्दा उठा सकता है। हालांकि इसका नाम ब्लैक बॉक्स है, लेकिन होता ऑरेंज कलर का है। इस ब्लैक बॉक्स में प्लेन का पूरा डेटा मौजूद होता है, जिससे पता चल सकता है कि आखिर उड़ान भरते ही एयर इंडिया की फ्लाइट अचानक आसमान से नीचे क्यों आ गई। क्योंकि पैसेंजर प्लेन हो, आर्मी जेट हो, हेलीकॉप्टर हो, सब में ब्लैक बॉक्स लगा होता है, जो फ्लाइट के ग्राउंड पर खड़े रहने से लेकर उड़ान तक का पूरा डेटा रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स को तकनीकी भाषा में FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहा जाता है। 50 के दशक में जब पहली बार प्लेन में ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल हुआ, उस वक्त उसकी भीतरी दीवारों को काला रखा जाता था। यह फोटो फिल्म की मदद से रिकॉर्ड होने वाले डेटा को सुरक्षित रखने के लिए होता था। रोशनी पड़ने पर यह फोटो फिल्म खराब हो जाती थी, इस वजह से इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाने लगा। इसके नाम के साथ भले ही ब्लैक लगा हो, लेकिन असल में यह बॉक्स ऑरेंज कलर का होता है, ताकि क्रैश की स्थिति में चमकीले रंग की वजह से इसे ढूंढने में आसानी हो। ब्लैक बॉक्स स्टील और टाइटेनियम से बना होता है, ताकि बड़े से बड़े हादसे और आग लगने पर भी इसे नुकसान न पहुंचे। इसकी मजबूती के बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। ब्लैक बॉक्स में कई तरह के सिग्नल, बातचीत और तकनीकी डेटा रिकॉर्ड होते रहते हैं। ब्लैक बॉक्स में 2 तरह के रिकॉर्डर होते हैं। पहला FDR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ये कई सारे डेटा जैसे प्लेन की स्पीड, ऊंचाई, प्लेन का वर्टिकल मोशन, उड़ान के ट्रैक को रिकॉर्ड करता है। इसके साथ ही ये इंजन की जानकारी जैसे फ्यूल का फ्लो, थ्रस्ट जैसी जानकारियां भी स्टोर करता है। इसके अलावा फ्लाइट कंट्रोल, प्रेशर, फ्यूल जैसे करीब 90 तरह की डेटा की 24 घंटों से अधिक की रिकॉर्डेड जानकारी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में स्टोर रहती है। दूसरा CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। यह नाम के मुताबिक कॉकपिट में पायलट और उसके सहयोगियों के साथ होने वाली बातचीत और कॉकपिट की दूसरी आवाजों को रिकॉर्ड करता है। यह रेडियो में हो रही उन बातों को भी रिकॉर्ड करता है जो कॉकपिट और ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच होती है। अगर ट्रैफिक कंट्रोल वो ग्राउंड स्टाफ होता है जो फ्लाइट एयर ट्रैफिक कंट्रोल वो ग्राउंड स्टाफ होता है जो फ्लाइट को उड़ाने में पायलट की मदद करता है। यह रेडियो के जरिए पूरी उड़ान के दौरान पायलट के संपर्क में रहता है।
अब यह भी समझना जरूरी है कि भयानक से भयानक हादसों में भी प्लेन का ब्लैक बॉक्स कैसे सेफ रहता है। भाई सब जल गया, ये क्यों नहीं जला? इसे जिस स्टील और टाइटेनियम से बनाया जाता है उस पर 1100 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता। यही नहीं, समंदर में करीब 6000 मीटर तक की गहराई के दबाव का भी इस पर कोई असर नहीं होता। यह इतना मजबूत होता है कि 20,000 फीट की ऊंचाई से गिरने या फिर महीनों तक समंदर में डूबे रहने के बावजूद इसमें मौजूद डेटा सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। ब्लैक बॉक्स को किसी भी प्लेन के पिछले हिस्से यानी टेल सेक्शन में रखा जाता है, क्योंकि हादसे के वक्त प्लेन के इस हिस्से का सबसे कम नुकसान पहुंचता है। लोगों को जितनी हैरानी इस प्लेन क्रैश पर हो रही है, उतनी ही हैरानी इस बात पर भी हो रही है कि इतने भयंकर प्लेन क्रैश में कोई आदमी कैसे जिंदा बच गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बच पाया। रमेश विश्वास कुमार नाम के पैसेंजर का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी अहमदाबाद के अस्पताल में प्लेन क्रैश के इकलौते सर्वाइवर से मुलाकात की। सुनिए पीएम मोदी से मुलाकात पर प्लेन क्रैश में जिंदा बचे रमेश कुमार विश्वास ने क्या बताया। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। और मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आंख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे तो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। यानी जो व्यक्ति बच गया वो भी कह रहा है कि मुझे नहीं पता मैं कैसे बच गया। कुछ लोग कह रहे थे कि अरे इसने जो है इमरजेंसी डोर खोल के कूद गया। मतलब लोग भी अजब अजब बात करते हैं सोशल मीडिया पे। प्लेन उड़ा है, अभी 30 सेकंड नहीं हुआ है, उसको पता चल गया कि प्लेन गिरने वाला है। और इमरजेंसी डोर क्या है? आपके घर गाड़ी का दरवाजा थोड़ी कि खोले कूद गए। पहले उसका एक शील्ड हटता, पहले अपना सीट बेल्ट खोलिएगा, फिर उठिएगा, फिर एक शील्ड हटाइएगा, फिर उसको खोलिएगा, फिर उसको घुमा के ऐसे टेढ़ा करके निकालना पड़ता है। ये क्या है, टॉम क्रूज के फूफा बैठे हैं कि गए और कूद गए करके निकल गए, फिल्म की कहानी चल रही है? नहीं भाई, वो खुद बता रहा है कि मैं तो बैठा ही हुआ था। अब शायद उस तरफ उतना इंपैक्ट नहीं हुआ और उधर का प्लेन का हिस्सा टूट गया और ये निकल के बाहर चला गया, तो वहां से बच गया। इतने भयंकर हादसे में रमेश विश्वास कुमार कैसे जिंदा बचे, ये हमने आपको बताया था कि रमेश विश्वास कुमार की सीट 11A थी, जो प्लेन के इमरजेंसी गेट के पास थी। ये देखिए, एविएशन एक्सपर्ट भी कहते हैं कि इमरजेंसी गेट के पास की सीट सबसे सुरक्षित होती है। इमरजेंसी गेट के पास सीट होने की वजह से रमेश की जान बच गई। हालांकि रमेश विश्वास को अभी तक खुद यकीन नहीं हो पा रहा कि वो इतने भयानक हादसे में जिंदा बचे। अच्छा, एक चीज और देखिए, अब ये नहीं है कि कल से एकदम मारामारी कर दीजिएगा कि भाई मैं तो इमरजेंसी डोर के पास वाली सीट मिलेगी तो ट्रैवल करूंगा, तो नहीं करूंगा। इमरजेंसी डोर के पास भी और लोग भी बैठे थे, उसमें से सिर्फ रमेश जी बचे हैं। तो सिर्फ उस डोर के पास बैठ जाने से आप बच जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इसको चमत्कार कहा जा रहा है कि वो बच गए। लेकिन आप सुनिए वो खुद क्या बता रहे हैं। मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहां लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहां थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहीं थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब दो एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप सुन रहे हैं, वो खुद कह रहा है मुझे भी नहीं पता मैं कैसे बचाऊं, क्योंकि मेरे सामने सब जल के मर रहे थे। प्लेन के अंदर से जिंदा बचे शख्स की कहानी सबको हैरान कर रही। वहीं कुछ ऐसे भी भाग्यशाली पैसेंजर हैं जो टिकट होने के बाद भी इस प्लेन में चढ़ नहीं पाए और इसलिए बच गए। भूमि चौहान ऐसी ही लकी पैसेंजर है। भूमि को कल अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन वो ट्रैफिक जैम में फंस गई। जैम की वजह से एयरपोर्ट पर 10 मिनट देर से पहुंची। तब तक प्लेन के लिए चेक इन बंद हो चुका था। भूमि ने हाथ पैर जोड़े, लेकिन प्लेन के अंदर नहीं जा पाई। आप सोचिए इन्होंने इस वक्त कितना कोसा होगा स्टाफ को कि 10 मिनट तो लेट हुई हूं, क्या होगा अगर मैं चली जाऊंगी, ये वो पूरी बहसा बहसी हुई होगी।
या कुछ तो झड़प हुई होगी। आज उनको लग रहा होगा कि बाप रे बाप, जिन्होंने जिन स्टाफ ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, वो उनको भगवान की तरह दिख रहा होगा। वो मजबूरी में वापस लौटी और आज भूमि और उनके परिवार वाले इस बात से खुश हैं कि नहीं लौटती तो आज वो भी नहीं बचती। इस बात का दुख भी है कि इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सुनिए भूमि ने क्या बताया। लंदन जा रही थी और मेरी फ्लाइट का टाइम था 1:10 का, तो हमें पहुंचते थोड़ा 12:20 हो चुकी थी और 12:10 को एयर इंडिया वालों ने चेक इन और सब कुछ करना बंद कर दिया था। मैं वहां पे चेक इन के गेट पे पहुंचने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि अभी 10 मिनट ही थोड़ा लेट हुआ है तो मुझे जाने दो, जो भी इमिग्रेशन और वो होगा मैं फटाफट से सब क्लियर कर दूंगी। लेकिन उन्होंने और वो उनकी सीनियर स्टाफ भी आए थे, उन सब से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वो तीनों जन ने मुझे वापस ही भेज दिया कि नहीं मैडम, अभी 10 मिनट की आपकी लेट की वजह से हम लोग को और 15 मिनट लेट हो सकता है, तो फिर इसलिए मुझे रिटर्न होना पड़ा था। हालांकि बाकी लोग इतने लकी नहीं थे और यह प्लेन क्रैश इन लोगों के परिवारों के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी बनकर आया। प्लेन क्रैश में जो लोग मारे गए उनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। विजय रूपाणी ने पीएम मोदी के साथ सालों साल गुजरात में काम किया था। पीएम को यकीन ही नहीं हो रहा है कि विजय रूपाणी अब इस दुनिया में नहीं है। विजय रूपाणी के परिवार से प्रधानमंत्री ने आज मुलाकात की, उन्हें हिम्मत दी। पीएम मोदी ने कहा कि विजय भाई रूपाणी जी के परिवार से मिला, यह अकल्पनीय है कि विजय भाई हमारे बीच नहीं, मैं उन्हें दशकों से जानता हूं। आगे पीएम मोदी ने लिखा कि हमने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जिसमें सबसे चुनौतीपूर्ण समय भी शामिल है। विजय भाई विनम्र और मेहनती थे, पार्टी की विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। पद पर बढ़ते हुए उन्होंने संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली और गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर लगन से काम किया। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार और दोस्तों के साथ संवेदनाएं। अहमदाबाद में हुए हादसे से सैकड़ों परिवार बिखर गए। इस ट्रेजेडी की ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिसे सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाए। किसी का पूरा परिवार ही खत्म हो गया, कोई अपने बच्चों के साथ इसमें मारा गया, कोई प्रेग्नेंट लेडी थी, किसी के जुड़वा बच्चे थे जो माता पिता के साथ इसमें मारे गए। इतनी कहानियां हैं कि सुनने वालों के भी आंसू आ जाए। बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानियां, इनके दर्द की कोई इंतहा नहीं। अहमदाबाद में जो हादसा हुआ उसमें 1 मिनट से भी कम का वक्त लगा। लोगों को चीखने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन हादसे के बाद जो लोग पीछे छूट गए, उनकी चीखें, उनका दर्द अब हमेशा के लिए। बड़ोदरा के रहने वाले भाविक माहेश्वरी के घर में मातम पसरा हुआ। भाविक के पिता और दादा का रो रो कर बुरा हाल। पिता की हालत देखकर तो मोहल्ले के लोगों की हिम्मत नहीं हो रही कि सांत्वना देने भी जाएं तो कैसे। भाविक के दादा को अपने पोते को याद कर करके वो इतना रो रहे हैं कि उनकी तबीयत को लेकर लोग परेशान हो जाते हैं। भाविक माहेश्वरी की उम्र 25 साल थी। सोचिए, जिस घर में 3 पीढ़ियां हो, ये है भाविक, उसमें सबसे छोटा बच्चा चला जाए तो दादा पर, पिता पर क्या बीतेगी। भाविक की कहानी सुनेंगे तो आप भी भावुक हो जाए। भाविक लंदन में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। कोर्ट मैरिज करने ही बड़ोदरा आए थे। उन्हें 2 दिन पहले ही कोर्ट में उन्होंने शादी की थी, 2 दिन पहले, और शादी के बाद अकेले ही लंदन जा रहे थे। भाविक का इस दिवाली में धूमधाम से शादी का प्रोग्राम फिक्स था। भाविक ने शादी के बाद पत्नी के साथ लंदन में बसने का प्लान भी बनाया था। लेकिन ना तो दिवाली आई और ना इस घर में मुझे लगता नहीं कि दिवाली बन पाएगी। सोचिए, भाविक से जिसकी शादी हुई थी उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। 2 दिन पहले कोर्ट मैरिज हुई। राजस्थान के बालोतरा के रहने वाली खुशबू की कहानी भी रुला देने वाली है। तस्वीरों में खुशबू अपने पिता के साथ बेहद खुश दिखाई दे रही है। खुशी इस बात की थी कि वो लंदन में अपने पति के पास जा रही थी। खुशबू के पति लंदन में डॉक्टर हैं और दोनों की शादी 4 महीने पहले, अभी 4 महीने पहले, इसी 18 जनवरी को हुई थी। इसी के बाद से परिवार में खुशी का माहौल था।
खुशबू पहली बार अपने पति के पास लंदन जा रही थी। ऐसे में जाने से पहले उनके घर में भी खुशियां थी। यह वीडियो उन्होंने घर से एयरपोर्ट के लिए रवाना होते वक्त रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में खुशबू, सोचिएगा इस बारे में, लेकिन अंदर से तो पाकिस्तान भी हिला हुआ है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर जिसमें आपको बताऊंगा फिर धमाके पर धमाका। कल रात ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान और मुनीर की नींद उड़ गई है। मलबा, लाशें और वो नया अटैक जिसे देख मुनीर से लेकर हाफिज सईद तक को सामने मौत दिखने लगी है। अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। इस वक्त पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसे धमाके पर धमाके देख लिए हैं, ऐसा नया अटैक देख लिया कि वहां के आर्मी चीफ असीम मुनीर से लेकर हाफिज सईद जैसे बड़े आतंकियों की नींद उड़ी हुई है। उनसे लेकर शहबाज तक और आतंकी हाफिज सईद तक के पसीने छूट रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर अटैक को नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन, जो पाकिस्तान को भारत के ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला रहा है। क्योंकि आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लायन दोनों ऑपरेशन का मकसद एक ही था, दुश्मन की जमीन पर जाकर उसके सैन्य और आतंकी इकोसिस्टम को उखाड़ फेंकना। जिस तरह भारत ने सैटेलाइट और इंटेलिजेंस को टारगेट वेरीफाई किए, उसी तरह इजराइल ने भी अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए ईरान में टारगेट्स आइडेंटिफाई किए। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लायन में स्ट्राइक करने का तरीका भी सेम टू सेम था। यह हमले इतनी सटीकता के साथ किए गए कि टारगेट के अलावा किसी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत की लड़ाई पाकिस्तान में आतंकवाद और परमाणु खतरे से है। इजराइल ने भी कहा है कि उसकी दुश्मनी ईरान के आम लोगों से नहीं है। यानी बहुत कुछ ऐसा है जो ऑपरेशन सिंदूर से मैच खाता है और इसलिए पाकिस्तान कल रात से तनाव में है। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लायन में एक अंतर भी है। भारत ने 200 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर टारगेट हिट किए, लेकिन इजराइल ने 200 फाइटर में ये न्यूक्लियर वेपन लेके बैठा हुआ है। अब पूरा टेररिस्तान है, हम कैसे छोड़ें? तुम मारोगे, हम भी मारेंगे इसको। पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं असीम मुनीर का नंबर तो नहीं आ जाएगा। हाल है अब शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें भाई। मुस्लिम देश ईरान के साथ जाके खड़े हो जाएं सटके, या ट्रंप की गोदी में चढ़े रहें और भारत से बचने का प्रयास करें। अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा होगा कि ट्रंप पे भरोसा करना कितना खतरनाक है। इसलिए मुनीर डरा हुआ है। तो सोए सोए में ऊपर भेज दिया कि क्या करोगे, उठ के फालतू का काम करोगे तो जाओ ऊपर जाओ। अंदाजा लगाइए कि इजराइल की सटीक मारक क्षमता और सैन्य तैयारी कितनी जबरदस्त रही हो। इजराइल की स्ट्राइक में ईरान के 20 टॉप कमांडर और 6 परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की खबर है। ईरानी सेना के 2 टॉप लीडर और 3 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की बात तो खुद ईरान मान चुका है। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हुसैन बगेरी मारे गए। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का चीफ कमांडर हुसैन सलामी की मौत हो गई है। उसकी लीडरशिप में ही आईआरजी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को संभालता था। इजरायली सेना ने ईरान एयरफोर्स चीफ आमिर अली हाजी जादेह को भी मारने का दावा किया। ईरान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदाऊ अब्बासी, डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची और डॉक्टर अब्दुल हामिद मिनोचहर, इनकी भी इजरायली हमले में मौत की खबर है। जब इजराइल इस तरह से ईरान के बड़े बड़े लोगों को चुन चुनकर एक झटके में मार सकता है, तो भारत भी ऐसी स्ट्राइक करने की ताकत रखता है और भारत यह दिखा चुका है। यह बात पाकिस्तान को अपने टूटे फूटे एयरबेस देखकर आज भी याद आती है। भारत जब चाहे इजराइल की तरह पाकिस्तान में जहां चाहे अटैक कर सकता है, जिसे चाहे उसे निपटा सकता है। और इसीलिए पाकिस्तान में मुनीर को और शहबाज शरीफ को, भाई साहब, ये तस्वीरें सोने तो नहीं देंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे टाइम देखकर धोखा खा जाता है। और ये है सैनिक 710।